हेलो एवरीवन, मेरा नाम है संदीप दास गुप्ता एंड वेलकम टू अचीवर्ली। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 हिस्ट्री का चैप्टर 2 का पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं। प्रीवियस चैप्टर के लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं और मैंने क्लास 10 हिस्ट्री का एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जो लोग नए आए हैं वहां से उन वीडियोज को देख सकते हैं। मैं पढ़ाते हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को स्टार मार्क करता हुआ चलूंगा, तो अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं आप भी उन पॉइंट्स को स्टार मार्क कर लें, या फिर अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो अपने नोट्स में उन पॉइंट्स को लिख लें, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एनसीईआरटी के बुक्स को आप एनसीईआरटी की वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहां से आप इस बुक को डाउनलोड कर लें और आज का लेक्चर देखने के बाद एक बार इस चैप्टर को पढ़ लें, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चैप्टर 2, नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में चैप्टर 2 के पार्ट 1 को कवर कर लिया है। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर 2 के पार्ट 1 के लेक्चर का लिंक मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लें, फिर आज के लेक्चर के साथ कंटिन्यू करें, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज हम चैप्टर 2 के पार्ट 2 को कवर करेंगे। इसमें हम इन टॉपिक्स को डिटेल में समझेंगे। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। दी रॉलेट एक्ट। Emboldened with this success, Gandhiji in 1919 decided to launch a nationwide satyagraha against the proposed Rowlatt Act 1919. गांधी जी ने 1917 में चंपारण बिहार में सत्याग्रह किया, फिर 1917 में ही खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में सत्याग्रह किया, 1918 में अहमदाबाद कॉटन मिल में सत्याग्रह किया और इन सब जगह उन्हें सक्सेस मिला। फिर जब 1919 में रॉलेट एक्ट प्रपोज हुआ तो इसके खिलाफ भी उन्होंने नेशन वाइड सत्याग्रह ऑर्गेनाइज करने का फैसला लिया। इस कामयाबी से उत्साहित गांधी जी ने 1919 में प्रस्तावित रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया। दिस एक्ट had been hurriedly passed through the Imperial Legislative Council despite the united opposition of the Indian members. इंडियन मेंबर्स के विरोध करने के बावजूद इस एक्ट को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत जल्दबाजी में पास कर दिया। भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद इस कानून को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत जल्दबाजी में पारित कर दिया था। इट गेव द गवर्नमेंट enormous powers to repress political activities and allowed detention of political prisoners without trial for 2 years. इस एक्ट से कॉलोनियल गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा पावर मिल गई। वे किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी को दबा सकते थे, बिना ट्रायल के किसी भी पॉलिटिकल प्रिजनर को 2 साल के लिए डिटेन कर सकते थे। इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। महात्मा गांधी wanted non-violent civil disobedience against such unjust laws, which would start with a हड़ताल on 6 अप्रैल। महात्मा गांधी जी चाहते थे कि ऐसे अनजस्ट लॉस के लिए एक नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया जाए, जो 6 अप्रैल को एक हड़ताल से शुरू होना था। महात्मा गांधी ऐसे अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ अहिंसक ढंग से नागरिक अवज्ञा चाहते थे। इसे 6 अप्रैल को एक हड़ताल से शुरू होना था। रैलीज वेयर ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस सिटीज, वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक इन रेलवे वर्कशॉप्स एंड शॉप्स क्लोज्ड डाउन। डिफरेंट सिटीज में रैलीज ऑर्गेनाइज किए गए, रेलवे वर्कशॉप्स में वर्कर्स स्ट्राइक पे चले गए, दुकानें बंद हो गई। विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया गया, रेलवे वर्कशॉप्स में कामगार हड़ताल पर चले गए, दुकानें बंद हो गई। Alarmed by the popular upsurge and scared that lines of communication, such as the railways and telegraph, would be disrupted, the British administration decided to clamp down on nationalists. इस पॉपुलर अपसर्ज के कारण कॉलोनियल गवर्नमेंट चिंता में पड़ गई। उन्हें डर था कि रेलवेज, टेलीग्राफ जैसे कम्युनिकेशन लाइंस ठप पड़ जाएंगे। इस वजह से ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने नेशनलिस्ट्स का दमन करना शुरू कर दिया। इस व्यापक जन उभार से चिंतित तथा रेलवे व टेलीग्राफ जैसी संचार सुविधाओं के भंग हो जाने की आशंका से भयभीत अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों पर दमन शुरू कर दिया। लोकल लीडर्स वेर पिक्ड अप फ्रॉम अमृतसर।
and Mahatma Gandhi was barred from entering Delhi. On 10 April, the police in Amritsar fired upon a peaceful procession, provoking widespread attacks on banks, post offices, and railway stations. Martial law was imposed and General Dyer took command. लोकल लीडर्स को अमृतसर में हिरासत में ले लिया गया। महात्मा गांधी जी के दिल्ली में एंट्री करने पर बैन लग गया। 10 अप्रैल को हो रहे एक शांतिपूर्ण जुलूस पर अमृतसर में पुलिस ने फायरिंग कर दी, जिसकी वजह से लोगों ने बैंक्स, पोस्ट ऑफिस और रेलवे स्टेशन पर हमला कर दिया। मार्शल लॉ इंपोज किया गया और जनरल डायर ने कमांड संभाल ली। अमृतसर में बहुत सारे स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। गांधी जी के दिल्ली में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी गई। 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी। इसके बाद लोग बैंकों, डाकखानों और रेलवे स्टेशनों पर हमले करने लगे। मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और जनरल डायर ने कमान संभाल ली। और on 13 April, the infamous Jallianwala Bagh incident took place. On that day, a large crowd gathered in the enclosed ground of Jallianwala Bagh. 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उस दिन जालियांवाला बाग मैदान में काफी भीड़ जमा थी। ये ग्राउंड चारों तरफ से बंद था। 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उस दिन जालियांवाला बाग के घिरे हुए मैदान में भारी भीड़ जमा हो गई। Some came to protest against the government's new repressive measures. Others had come to attend the annual बैसाखी फेयर। कुछ लोग वहां गवर्नमेंट के दमनकारी कानून का विरोध करने आए थे और कुछ एनुअल बैसाखी फेयर में आए थे। कुछ लोग सरकार के नए दमनकारी कदमों का विरोध करने आए। अन्य लोग वार्षिक बैसाखी मेले में भाग लेने आए थे। Being from outside the city, many villagers were unaware of the martial law that had been imposed. शहर से बाहर होने के कारण कई सारे गांव वालों को नहीं पता था कि वहां मार्शल लॉ इंपोज किया गया है। शहर से बाहर होने के कारण वहां जुटे लोगों को यह पता नहीं था कि इलाके में मार्शल लॉ लागू किया जा चुका है। डायर एंटर्ड द एरिया, ब्लॉक्ड द एग्जिट पॉइंट्स एंड ओपनड फायर ऑन द क्राउड, किलिंग हंड्रेड्स। डायर एरिया में घुसता है, बाहर जाने वाले रास्ते बंद करवा देता है और भीड़ पे ओपन फायर कर देता है, जिसमें सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो जाती है। जनरल डायर हथियारबंद सैनिकों के साथ वहां पहुंचा और जाते ही उसने मैदान से बाहर निकलने के सारे रास्तों को बंद कर दिया। इसके बाद उसके सिपाहियों ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। सैकड़ों लोग मारे गए। His object, as he declared later, was to produce a moral effect, to create in the minds of सत्याग्रहीज a feeling of terror and awe. डायर ने बाद में बताया कि उसका एम था सत्याग्रहियों के मन में डर और दहशत का भाव पैदा करके एक मोरल इफेक्ट प्रोड्यूस करना। बाद में उसने बताया कि वो सत्याग्रहियों के जहन में दहशत और विस्मय का भाव पैदा करके एक नैतिक प्रभाव उत्पन्न करना चाहता था। As the news of Jallianwala Bagh spread, crowds took to the streets in many North Indian towns. There were strikes, clashes with the police, and attacks on government buildings. जैसे ही जालियांवाला बाग की खबर फैली, नॉर्थ इंडिया के बहुत सारे शहरों में लोग सड़कों पे उतरने लगे, हड़तालें होने लगी, लोग और पुलिस के बीच भिड़ंत होने लगी, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे अटैक्स होने लगे। जैसे जैसे जालियांवाला बाग की खबर फैली, उत्तर भारत के बहुत सारे शहरों में लोग सड़कों पर उतरने लगे, हड़तालें होने लगी, लोग पुलिस से मोर्चा लेने लगे और सरकारी इमारतों पर हमला करने लगे। The government responded with brutal repression, seeking to humiliate and terrorize people. Satyagrahis were forced to rub their noses on the ground, crawl on the streets, and do salute to all the sahibs. People were flogged, and villages around Gurjanwala in Punjab, now in Pakistan, were bombed. कॉलोनियल गवर्नमेंट ने इन कार्रवाइयों का बहुत ही ब्रूटली रिप्रेशन किया। सत्याग्रहियों के मन में डर बैठाने के लिए, उन्हें ह्यूमिलिएट करने के लिए उनसे जमीन पे नाक रगड़वाए जाते थे, सड़क पर घिसट कर चलवाए जाते थे, सभी साहिब को सलाम करने के लिए मजबूर किया जाता था, लोगों को कोड़े मारे जाते थे। गुर्जन वाला पंजाब, जो कि अब पाकिस्तान में है, वहां गांव में बम बरसाए गए थे। सरकार ने इन कार्रवाइयों को निर्ममता से कुचलने का रास्ता अपनाया। सरकार लोगों को अपमानित और आतंकित करना चाहती थी। सत्याग्रहियों को जमीन पर नाक रगड़ने के लिए, सड़क पर घिसट कर चलने
और सारे साहिबों को सलाम मारने के लिए मजबूर किया गया। लोगों को कोड़े मारे गए और गांव गुर्जरवाला पंजाब पर बम बरसाए गए। सिंग वायलेंस स्प्रेड, महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट। वायलेंस फैलता देखकर महात्मा गांधी जी ने मूवमेंट वापस ले लिया, क्योंकि वो एक नॉन वायलेंट मूवमेंट चाहते थे और यहां भर के वायलेंस हो रहा था। हिंसा फैलता देख महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया। While the Rowlatt Satyagraha had been a widespread movement, it was still limited mostly to cities and towns. Mahatma Gandhi now felt the need to launch a more broad-based movement in India. भले ही रॉलेट सत्याग्रह एक वाइड स्प्रेड मूवमेंट था, बट ये मोस्टली सिटीज और टाउन्स तक ही सीमित था। महात्मा गांधी जी को लगा कि भारत में गांव गांव तक के लोगों को जोड़ने के लिए एक ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। भले ही रॉलेट सत्याग्रह एक बहुत बड़ा आंदोलन था, लेकिन अभी भी वो मुख्य रूप से शहरों और कस्बों तक ही सीमित था। महात्मा गांधी पूरे भारत में और भी ज्यादा जनाधार वाला आंदोलन खड़ा करना चाहते थे, बट ही वॉज सर्टेन दैट नो सच मूवमेंट कुड बी ऑर्गेनाइज्ड विदाउट ब्रिंगिंग द हिंदूज एंड मुस्लिम्स क्लोजर टुगेदर। बट उनका मानना था कि ऐसा मूवमेंट तब तक ऑर्गेनाइज नहीं किया जा सकता जब तक हिंदू और मुस्लिम्स एक दूसरे के करीब नहीं आ जाते। लेकिन उनका मानना था कि हिंदू मुसलमानों को एक दूसरे के नजदीक लाए बिना ऐसा कोई आंदोलन नहीं चलाया जा सकता। वन वे ऑफ डूइंग दिस ही फेल्ट वॉज टू टेक अप द खिलाफत इशू। उन्हें लगा कि खिलाफत इशू को उठाकर वे हिंदू मुस्लिम को करीब ला सकते हैं। उन्हें लगता था कि खिलाफत का मुद्दा उठाकर वे दोनों समुदायों को नजदीक ला सकते हैं। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड एंडेड विद द डिफीट ऑफ ऑटोमन टर्की, and there were rumors that a harsh peace treaty was going to be imposed on the Ottoman Emperor, the spiritual head of the Islamic world, the Khalifa. ऑटोमन एम्पायर के हार के साथ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ। एक ऐसा र्यूमर फैला कि ऑटोमन एम्परर, जो इस्लामिक वर्ल्ड के स्पिरिचुअल हेड थे, जिन्हें खलीफा बोला जाता था, उन पर कुछ हार्श ट्रीटीज इंपोज की जाएंगी। पहले विश्व युद्ध में ऑटोमन तुर्की की हार हो चुकी थी। इस आशय की अफवाहें फैली हुई थी कि इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता खलीफा ऑटोमन सम्राट पर एक बहुत सख्त शांति संधि थोपी जाएगी। टू डिफेंड द खलीफा's टेम्पोरल पावर्स, अ खिलाफत कमिटी वॉज फॉर्म्ड इन बॉम्बे इन मार्च 1919। खलीफा की शक्तियों को डिफेंड करने के लिए मार्च 1919 में बॉम्बे में एक खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। खलीफा की तात्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में बंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। A young generation of Muslim leaders, like the brothers Muhammad Ali and Shaukat Ali, began discussing with Mahatma Gandhi about the possibility of a united mass action on the issue. मोहम्मद अली और शौकत अली जैसे कई यंग मुस्लिम लीडर्स इस खिलाफत इशू पर लोगों द्वारा यूनाइटेड मास एक्शन के लिए महात्मा गांधी जी के साथ चर्चा शुरू कर दी थी। मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के साथ साथ कई युवा मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त जन कार्रवाई की संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू कर दी थी। गांधी जी सॉ दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग मुस्लिम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ ए यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट। गांधी जी ने खिलाफत इशू को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा, जिसमें मुस्लिम्स को यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट के अम्ब्रेला के अंडर ला सकते थे। नेशनल मूवमेंट में मुस्लिम्स का सहयोग प्राप्त कर सकते थे। गांधी जी ने इसे मुसलमानों को एकीकृत राष्ट्रीय आंदोलन की छत्र छाया में लाने के एक अवसर के रूप में देखा। At the Calcutta session of the Congress in September 1920, he convinced other leaders of the need to start a non-cooperation movement in support of Khilafat as well as of Swaraj. सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में गांधी जी ने दूसरे लीडर्स को कन्विंस किया कि स्वराज और खिलाफत के इशू के लिए एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑर्गेनाइज करना चाहिए। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भी दूसरे नेताओं को इस बात पर राजी कर लिया कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। 1919 अमृतसर पंजाब की ये इमेज है, जिसमें लोगों को जमीन पर घिसट कर चलने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ये क्रॉलिंग ऑर्डर जनरल डायर का था। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है, वाई नॉन कोऑपरेशन, असहयोग ही क्यों।
In his famous book Hind Swaraj, Mahatma Gandhi declared that British rule was established in India with the cooperation of Indians and had survived only because of this cooperation. अपने फेमस बुक हिंद स्वराज में महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश रूल इसलिए एस्टैब्लिश हो पाया क्योंकि कुछ लोगों ने कोऑपरेट किया था और इसी कोऑपरेशन के वजह से ब्रिटिश रूल सरवाइव कर रहा है। और ये बात सच भी है कि अगर सब में यूनिटी रहती तो ब्रिटिश रूल भारत में कभी एस्टैब्लिश नहीं हो पाता। लेकिन कुछ लोग अपने पावर्स को बढ़ाने के चलते ब्रिटिशर्स का साथ दे दिए और उसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ा। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था और ये शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है। इफ इंडियंस रिफ्यूज टू कोऑपरेट, ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड कोलैप्स विद इन ए ईयर एंड स्वराज वुड कम। गांधी जी ने कहा कि अगर भारतीय लोग अपना कोऑपरेशन वापस ले ले तो एक साल के अंदर भारत में ब्रिटिश रूल कोलैप्स कर जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले ले तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। हाउ कुड नॉन कोऑपरेशन बिकम अ मूवमेंट? गांधी जी प्रपोज दैट द मूवमेंट शुड अनफोल्ड इन स्टेजेस। सवाल यह था कि नॉन कोऑपरेशन का विचार एक मूवमेंट यानी आंदोलन कैसे बन सकता है। गांधी जी ने प्रपोज किया कि यह मूवमेंट स्टेजेस में आगे बढ़ेगा। असहयोग का विचार आंदोलन कैसे बन सकता था? गांधी जी का सुझाव था कि यह आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। इट शुड बिगिन विद द सरेंडर ऑफ टाइटल्स दैट द गवर्नमेंट अवॉर्डेड एंड अ बॉयकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, स्कूल्स एंड फॉरेन गुड्स। सबसे पहले गवर्नमेंट ने लोगों को जो टाइटल दिया है उसे लोगों को वापस लौटा देना चाहिए। फिर उसके बाद सिविल सर्विसेज, पुलिस, आर्मी, कोर्ट्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल और फॉरेन गुड्स का बॉयकॉट करना चाहिए। सबसे पहले लोगों को सरकार द्वारा दी गई पदवियां लौटा देनी चाहिए और सरकारी नौकरियों, सेना, पुलिस, अदालतों, विधायी परिषदों, स्कूलों और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। Boycott, the refusal to deal and associate with people or participate in activities or buy and use things, usually a form of protest. किसी के साथ एसोसिएशन बनाने से मना करना, संपर्क बनाने से मना करना, एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट ना करना, चीजों को नहीं खरीदना और उनका इस्तेमाल ना करना, इसे बॉयकॉट कहते हैं। ये मेनली प्रोटेस्ट के फॉर्म में होता है। बहिष्कार, किसी के साथ संपर्क रखने और जुड़ने से इनकार करना या गतिविधियों में हिस्सेदारी, चीजों की खरीद व इस्तेमाल से इनकार करना, आमतौर पर यह विरोध का एक रूप होता है। Then in case the government used repression, a full civil disobedience campaign would be launched. अगर कॉलोनियल गवर्नमेंट दमन करती है तो फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया जाएगा। अगर सरकार दमन का रास्ता अपनाती है तो व्यापक सविनय अवज्ञा अभियान भी शुरू किया जाएगा। Through the summer of 1920, Mahatma Gandhi and Shaukat Ali toured extensively, mobilizing popular support for the movement. 1920 के गर्मियों में महात्मा गांधी और शौकत अली देश भर में घूमे और इस मूवमेंट के लिए लोगों को मोबिलाइज किया। 1920 की गर्मियों में गांधी जी और शौकत अली आंदोलन के लिए समर्थन जुटाते हुए देश भर में यात्राएं करते रहे। Many within the Congress were, however, concerned about the proposals. They were reluctant to boycott the council elections scheduled for November 1920, and they feared that the movement might lead to popular violence. लेकिन कांग्रेस के अंदर ही कई लोग थे जो गांधी जी के प्रपोजल को लेकर डाउट में थे। वे नवंबर 1920 में होने वाले काउंसिल इलेक्शंस का बॉयकॉट नहीं करना चाहते थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वे अंदर से चेंजेस ला सकते हैं। उन्हें इस बात का भी डर था कि इस मूवमेंट में लोग वायलेंस कर सकते हैं। कांग्रेस में बहुत सारे लोग इन प्रस्तावों पर सशंकित थे। वे नवंबर 1920 में विधायी परिषद के लिए होने वाले चुनावों का बहिष्कार करने में हिचकिचा रहे थे। उन्हें भय था कि इस आंदोलन में लोग हिंसा कर सकते हैं। इन द मंथ्स बिटवीन सितंबर एंड दिसंबर देयर वाज एन इंटेंस टसल विद इन द कांग्रेस। सितंबर से दिसंबर के बीच कांग्रेस के अंदर ही खींचातानी चलती रही। सितंबर से दिसंबर तक कांग्रेस में भारी खींचातान चलती रही। फॉर अ while, there seemed no meeting point between the supporters and the opponents of the movement.
कुछ समय के लिए ऐसा लग रहा था जैसे इस आंदोलन के सपोर्टर और ओपोनेंट्स के बीच कोई सहमति नहीं बन पाएगी। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि आंदोलन के समर्थकों और विरोधियों के बीच सहमति नहीं बन पाएगी। Finally, at the Congress session at Nagpur in December 1920, a compromise was worked out and the non-cooperation movement was adopted. फाइनली दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर सेशन में इस मूवमेंट के सपोर्टर्स और ओपोनेंट्स के बीच कॉम्प्रोमाइज किया गया और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अडॉप्ट किया गया। आखिरकार दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में एक समझौता हुआ और असहयोग कार्यक्रम पर स्वीकृति की मुहर लगा दी गई। How did the movement unfold? Who participated in it? How did different social groups conceive of the idea of non-cooperation? ये मूवमेंट कैसे आगे बढ़ा? इसमें किसने किसने पार्टिसिपेट किया? डिफरेंट सोशल ग्रुप्स ने नॉन कोऑपरेशन के विचारों को किस तरह समझा, किस तरह इंटरप्रेट किया, ये इस चैप्टर में हम समझेंगे। आंदोलन किस तरह आगे बढ़ा, उसमें किन लोगों ने हिस्सा लिया, विभिन्न सामाजिक समूहों ने असहयोग के विचार को किस तरह समझा। जुलाई 1922 में फॉरेन क्लॉथ को बॉयकॉट करने का ये इमेज है। फॉरेन क्लॉथ को वेस्टर्न इकोनॉमी और कल्चरल डोमिनेशन का सिंबल माना जाता था। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग का आज का लेक्चर समाप्त होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर 2 के पार्ट 3 को शुरू करेंगे। मैं आशा करता हूं आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे टू एवरीवन। जय हिंद।